गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए भाग तृतीय राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत अरस्तु की दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं उसमें दास प्रथा पर उनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं और दास प्रथा के अतिरिक्त परिवार और संपत्ति के बारे में भी उनकी विचारधारा का अध्ययन हमें करने को मिलता है। तो आज हम अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दास प्रथा का अध्ययन करेंगे। दास प्रथा तत्कालीन समय में भी अरस्तु ने देखा कि यूनानी नगर राज्यों में प्रचलन में थी और जिसके पास जितने ज़्यादा दास हुआ करते थे वो उतना ही अमीर व्यक्ति माना जाता था। तो तत्कालीन सामाजिक ढांचे के अंतर्गत दास प्रथा को उन्होंने वैध ठहराया था और वर्तमान में ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में दास प्रथा का काफ़ी विरोध किया गया और अवैध घोषित किया गया है। दास प्रथा के विरोध में कानून भी बनाए गए हैं। तो अरस्तु जैसे महान विचारक या अरस्तु जैसे प्रसिद्ध विचारक ने जो इतने महत्वपूर्ण हमें सिद्धांत प्रदान करते हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन जिन्होंने बड़ी गहनता के साथ किया था, 158 संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया, ऐसे विचारक ने दास प्रथा के बारे में अपने विचार जो दिए हैं, दास प्रथा का जो समर्थन किया है उसकी सर्वत्र आलोचना की गई है। अरस्तु का एकमात्र ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी आलोचना सभी ने की है, हमेशा की है और की जानी चाहिए। तो दास प्रथा के बारे में अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न पर उन्होंने ये कहा कि यूनानी जगत में होमर के समय से दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी। खेती बाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते थे। किंतु अरस्तु के पूर्व एंटीफोन आदि कुछ सोफिस्ट विचारकों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और यह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरस्तु इस संबंध में सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हुए दास प्रथा को न्यायोचित बताते हैं। उनका ये मानना था कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन। अरस्तु के द्वारा इसके पीछे कई तर्क दिए गए कि यह उचित व्यवस्था है। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि दासता प्राकृतिक होती है। दासता प्राकृतिक कैसे होती है इसके बारे में उन्होंने बताया भी है कि वो कहते हैं मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता का समर्थन करता हूँ। अरस्तु का विचार है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से ही असमान होते हैं। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। वह नहीं चाहती कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान हो। एक और तो बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और दूसरी श्रेणी के व्यक्ति सेवक होते हैं। अर्थात अरस्तु का ये मानना है कि शरीर में और बुद्धि में दोनों में ही प्राकृतिक रूप से असमानताएं पाई जाती है व्यक्तियों के बीच में, और इस परिस्थिति में जिनमें विवेक है या बुद्धि अधिक है वो कुछ आज्ञा देने के लिए ही पैदा हुए हैं और कुछ शारीरिक डील डोल के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर आज्ञा का पालन करने के लिए ही पैदा होते हैं। दासता प्रकृति के अनुकूल है जिससे परिवार में ये व्यवस्था होने से सभी एक पारिवारिक व्यवस्था बनी रहती है सभी स्थान पर।
दूसरी बात वो ये कहते हैं कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए यह लाभदायक है। दास प्रथा इस दृष्टि से भी न्यायोचित है कि यह स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए भी फायदेमंद है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करे। गुणों का यह विकास तभी संभव है जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो, और यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि दास वर्ग इस उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करे। इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकेंगे। तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि परिवार में दास रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दास यदि होंगे तो परिवार के जो स्वामी होंगे उनके पास में अवकाश रहेगा, समय रहेगा, वो समाज के लिए अन्य कार्य भी कर सकेंगे और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करने हेतु दास रहेंगे। एक जगह उन्होंने ये कहा भी कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। उन्होंने दासता को नैतिक भी बताया है। तो अगली विशेषता या जो अगला तर्क वो देते हैं दास प्रथा के औचित्य का, उसके पीछे उन्होंने कहा दासता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक है वरन इस दृष्टि से नैतिक भी है कि यह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, किंतु बुद्धिमान वर्ग के व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण का आवश्यक अंश प्राप्त हो जाता है। स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से उसका नैतिक उत्थान और उसके व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। तो अरस्तु का ये कहना है कि दास यदि बुद्धिमान और विवेकवान स्वामी के साथ रहेगा, उसकी संगति में रहेगा, तो हो सकता है उसमें भी गुणों का विकास हो जाए। इसलिए यह नैतिक व्यवस्था भी है और दासता का आधार उन्होंने नैतिकता के रूप में भी स्वीकार किया। फिर अगली बात वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग भी है दास प्रथा। अरस्तु ने एक और कारण से भी दास प्रथा को न्यायपूर्ण ठहराया। उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जाति में या जगत में प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा था या डर था, वरन इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की भी आशंका थी। अतः अरस्तु ने अपनी व्यावहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। उपयुक्त जितने भी विचार हैं उसके द्वारा अरस्तु ने यह निष्कर्ष निकाला कि दासता न केवल आवश्यक है वरन सामयिक अनिवार्यता भी है। किंतु अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन बिना किसी शर्त के नहीं किया है। वह इस प्रथा के समर्थन के साथ कई शर्तें भी लगाता है। जैसे पहली शर्त उन्होंने ये लगाई कि दास प्रथा जैसे दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है और दूसरी कानूनी। प्राकृतिक दास वे होते थे जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ था और मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे, जबकि कानूनी दास वे होते थे जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था। अरस्तु कानूनी दासों को दास नहीं कहता क्योंकि युद्ध सदैव न्याय संगत नहीं होते और विजय अनैतिक भी हो सकती है। अतः अरस्तु का विचार है कि युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हो। तो मूल आधार उन्होंने बुद्धि का रखा, शरीर का रखा दास के लिए, कि जो बुद्धिहीन हैं और पराजित भी हो गए हैं उन्हें दास बनाया जाना चाहिए। जो युद्ध में पराजित होने के बावजूद विवेकवान हैं उनको हम दास की श्रेणी में नहीं रख सकते।
दूसरी बात वो ये कहते हैं, दूसरी शर्त, कि अरस्तु ने ये कहा कि दासों का अच्छी तरह पालन पोषण करना दासों और स्वामियों दोनों के लिए हितकर होगा। इसलिए उसका विचार है कि दासों के प्रति स्वामी वर्ग के व्यक्तियों का व्यवहार सहृदयतापूर्ण होना चाहिए। उसने यही कहा कि जो स्वामी दासों के प्रति अच्छा व्यवहार न करे उन्हें राज्य द्वारा दंडित भी किया जाना चाहिए। तो दासों के हितार्थ भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। अगली बात वो ये कहते हैं कि सभी दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। यानी अरस्तु ये बताना चाह रहे थे कि यदि अवसर आए और यदि दासों में बुद्धि का विकास हो जाए तो उन्हें दास से या दासता से मुक्त भी किया जा सकता है। उनका कथन है कि यूनानी निवासी सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते। इस बात की आलोचना भी हुई है अरस्तु की, क्योंकि अरस्तु ने ये कहा, वो खुद एक यूनानी जाति के थे और उनके पास बहुत सारे दास भी थे। वो यूनानी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और ये कहते थे वो बुद्धिमान लोग होते हैं, इसलिए यूनानी जाति को हम दास नहीं बना सकते। अगला तर्क वो देते हैं कि दासता जन्म मूलक नहीं होती, वरन वह गुणों पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि आवश्यक नहीं है कि दास का बेटा दास हो, यदि उसमें विवेक शक्ति है तो वह दास नहीं है। दास प्रथा को गुण मूलक मानकर उसने इसकी उग्रता और कठोरता को कम कर दिया। यानी वो उदार थे इन सब बातों को लेकर, और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दास का बेटा दास ही बने। यदि वो विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो वो दास नहीं बनेगा, परंतु साथ ही वह यह भी मानता है कि गुणों के आधार पर दास और अदास में भेद करना कठिन है। तो निश्चित रूप से यह मुश्किल है कि किस तरह से दास और अदास में भेद किया जाए, कि कैसे कौन विवेकवान है या कौन विवेकवान नहीं है। तो इस तरह से अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।